दोस्तों, स्वागत है आपका टीजेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप फाइनेंशियल रेशोस को बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो को बैलेंस शीट से कैलकुलेट करके देखेंगे कि इन रेशोस को आप बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई बैलेंस शीट बनाते हो या फिर सीएमए डाटा बनाते हो तो आपको ये रेशोस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक सही बैलेंस शीट और सही सीएमए डाटा बना सकते हो। तो आज हम जिन रेशोज़ के बारे में जानने वाले हैं उनमें करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो एंड स्टॉक होल्डिंग पीरियड, क्रेडिट टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट डेज, डेट टर्नओवर रेशो एंड एवरेज रिसीवेबल डेज, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू एसेट रेशो, फिक्स एसेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, DSCR, ROI, ROCE, EPS, बुक वैल्यू, कैश प्रॉफिट एंड EBITDA। तो दोस्तों, ये पूरी एक कंप्लीट वीडियो है जिससे आप लगभग सभी फाइनेंशियल रेशो को इसमें कवर कर लोगे। तो इसके बाद अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हो तो आप सारी रेशोज़ के बारे में जानना चाहते हो पूरी वीडियो देखिए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक रेशो इसमें से देखना चाहते हो तो नीचे उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक पे जाके आप सिर्फ उसी रेशो के बारे में जान सकते हो। और इन सभी रेशोज़ के ऊपर मैंने एक आर्टिकल्स लिखे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ पे जाके भी आप उस पूरे आर्टिकल को वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट कर। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें सबसे ऊपर आपकी आती है शेयर होल्डर फंड्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आपकी नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट। तो हमें जब भी हम किसी कंपनी की करंट रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कंपनी की करंट एसेट, जो यहाँ पे सबसे नीचे होती है, और करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो करंट रेशियो का हमारा फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट रेशियो का हमारा फार्मूला होता है करंट एसेट, और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो अगर हमें किसी कंपनी की करंट रेशियो निकालनी है तो हमें करंट एसेट चाहिए होंगे और करंट लायबिलिटीज चाहिए होंगी। तो हमारे पास अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास कंपनी की करंट एसेट कहाँ पे है, ये हमारी कंपनी करंट एसेट है, तो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो हमारी जो कंपनी करंट एसेट है वो 11,58,463 रुपये की है। और हमारी जो कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे 6,31,949 रुपये। तो अभी हमें इस कंपनी की करंट रेशियो निकालनी है। अगर मैं इस करंट एसेट को और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी करंट रेशो आ जाएगी। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो मेरी जो करंट रेशो आई है वो 1.83 टाइम्स आई है, क्योंकि करंट रेशो हमेशा टाइम्स में ही आती है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि आप बैलेंस शीट से करंट रेशो को कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। करंट रेशो का जो फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट हमारे पास यहाँ थी 11,58,463, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और करंट लायबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे थी बैलेंस शीट पे 6,31,949, और करंट एसेट को हमने करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो हमारी करंट रेशियो आ गया 1.83%। तो दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट बनाना भी सीखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, वीडियो को देख के आप बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हैं उन वीडियोज़ को देख के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्विक रेशो का जो फार्मूला क्या होता है। और क्विक रेशो का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। क्विक रेशो, इसका जो फार्मूला होता है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट भी हम बोल सकते हैं, क्विक एसेट या इसको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। ठीक है। अगर मैं अपने क्विक एसेट को करंट लायबिलिटीज से अगर मैं क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी क्विक रेशो आ जाएगी। और क्विक रेशो हमेशा टाइम्स में आ जाती हैं,
और अगर मैं आपको वैसे बताता हूँ नॉलेज के लिए, जो भी एक इंडस्ट्रीज़, अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपकी जो क्विक रेशो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो 1.1 होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्विक एसेट करंट लायबिलिटीज़ के बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी करंट जो क्विक रेशो है 1.1 आएगी। अब बात आती है कि हम क्विक एसेट हमारी कौन सी एसेट होती है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है, करंट लायबिलिटीज़ हमारी यहाँ पे आती है, हमें बैलेंस शीट में हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये तो करंट लायबिलिटीज़ तो मेरे को यहाँ से मिल गई हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ करंट लायबिलिटीज़। तो मेरी करंट लायबिलिटीज़ ये 6,31,949 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बात आती है मेरी क्विक एसेट कौन सी एसेट होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि क्विक एसेट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारी क्विक एसेट होती है, करंट एसेट हमें पता है बैलेंस शीट में लिखी होती हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो अगर हम अपनी करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो हमारी क्विक एसेट आ जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्विक एसेट नीचे निकालते हैं। अभी हमारी करंट एसेट कितनी है, मैं यहाँ पे करंट एसेट लिखता हूँ। मेरी करंट एसेट कितनी की है टोटल, मेरी टोटल करंट एसेट है 11,58,463 की, और इसमें से मेरे को लेस करना होगा इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री में यहाँ से उठा लेता हूँ, इन्वेंट्री में 3,76,931 की, और लेस करूँगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लेस करना है इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के पास। तो आपको यहाँ पे जाना है बैलेंस शीट के नोट्स 2.16 में, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ से मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस वहाँ से उठा लेता हूँ। मेरे यहाँ 3,009 रुपये की ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंडर हैं। तो ये, तो मैं 3,009 रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ, 3,009, तो ठीक है। अब मेरी क्विक एसेट आ गई है, क्विक एसेट, अब मेरी क्विक एसेट यहाँ पे आ गई हैं 11,58 में से मैं माइनस कर देता हूँ इन्वेंट्रीज को, माइनस कर देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो मेरी जो क्विक एसेट आ गई है वो 7,78,524 आ गई हैं, और मैं अब क्विक एसेट यहाँ पे लिख देता हूँ 7,78,524, और अब मैं निकाल रहा हूँ क्विक रेशो। क्विक रेशो हम क्विक एसेट को डिवाइड करें करंट लायबिलिटी से, तो मेरी जो क्विक रेशो आ गई है 1.23 टाइम्स आ गई है। तो ओके दोस्तों, हमने देखा कि आप क्विक रेशो कैसे निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। क्विक रेशो का जो फार्मूला लगता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट का मेन पेज है वहाँ से दिख जाएंगे कितने आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। और क्विक एसेट आपको निकालने के लिए करंट एसेट में से आपको इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्विक एसेट आ जाएंगे, और क्विक एसेट को करंट लायबिलिटीज़ से हम डिवाइड कर देते तो हमारी क्विक रेशो आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कैश रेशो का जो फार्मूला उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैश रेशो का जो फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। उसकी जो भी टोटल करंट लायबिलिटीज हैं, तो ये नहीं कि मैं, अगर मेरे को किसी कंपनी की कैश रेशो निकालनी है तो उसके लिए मेरे पास होने चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास उस कंपनी की कैश रेशो निकल के आ जाएगी। अब मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो तो जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके यहाँ पे सबसे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। तो जैसे करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या होता है, जो हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है, जिसमें अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, या जैसे वेजेस पेबल, सैलरीज पेबल, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब आ जाते हैं। और तो ये सब हम यहाँ से ले लेते हैं करंट लायबिलिटीज। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा आपको एसेट साइड में, जो कि होगा आपके करंट एसेट के अंदर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हाँ, यहाँ से हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया है। अब मैं इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी से मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरी यहाँ पे कैश रेशो
आ गई है। तो मेरी जो कैश रेशो आई है वो है 0.34 टाइम्स। और हमेशा जैसे हमारी ये कैश रेशो क्या चीज़ है, कैश रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है और लिक्विडिटी रेशो हमेशा टाइम्स में आती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कैश रेशो को जब फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हम यहाँ से ले लेंगे लायबिलिटी साइड से, टोटल करंट लायबिलिटीज जो भी हमारी है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको मिलेगा करंट एसेट के अंदर। तो करंट एसेट वहाँ से हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उठाया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होता है कैश एंड आपके बैंक बैलेंस, ठीक है। तो तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट लायबिलिटी में डिवाइड किया तो मेरे यहाँ पे कैश रेशो आ गया। सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। अब जो COGS होती है वो आपको कहाँ मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, वो आपको मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि इस सारी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उसको देख के आप पूरी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो भी हमें यहाँ पे चाहिए COGS। तो COGS में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम ले लेंगे और चेंज इन फिनिश गुड्स को ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे COGS आ गई है 20,32,352। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपके पास जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। तो हम यहाँ पे इसको ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 3,76,931, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है 4,09,205। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आगे हमारी एवरेज इन्वेंट्री 3,93,068 रुपये, ठीक है। अब COGS अगर जैसे बैलेंस शीट से तो मैंने बता दी कि आप वहाँ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लो और जो भी चेंज इन फिनिश गुड्स में आया वहाँ से आपने ले लिया है। अदरवाइज आप COGS कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी COGS आ जाती है। तो अब मेरे को निकालनी है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी COGS है उसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आ गई है 5.17 आ गई है, ठीक है। अब ये जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो आई है हमारी टाइम्स में आई है, ये हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो टाइम्स में आई है। अब मेरे को क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें जो हमारी इन्वेंट्रीज है, जो हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा है, उसका हमें पता लग सके कि हमारा जो स्टॉक है एवरेज कितने दिन का, मतलब पूरे साल में गोडाउन में रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम ज़्यादा दिन का स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो अब हम इसे डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारा कितने दिन का स्टॉक उससे पड़ा है। तो अब उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। उसका फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इन डेज। यानी कि इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक रहा है, कितने दिन का स्टॉक हमारे पास रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पूरे साल में डेज हैं 365 डे हैं, तो हम 365 डे को अपनी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारे जो डेज में आ जाएगी, मतलब जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो एवरेज होल्डिंग पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं 365 को। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी है 5.17। तो हमारे एवरेज डे का कितना स्टॉक रहा है, हम 365 को डिवाइड करेंगे 5.17 से। तो मेरा जो स्टॉक एवरेज रहा है वो 71 दिन का स्टॉक मेरे पास पर डे रहा है, जो कि एक तरह से ज़्यादा है और जो कि एक मतलब कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये हमारी जो होल्डिंग पीरियड है डेज में यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी आज के इस वीडियो में देखा कि हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एवरेज इन्वेंट्री आपको मिलेगी करंट एसेट में
के अंदर इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दो से आपको डिवाइड करके आपके एवरेज वहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी और आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगी टाइम्स में आएगी। अब इस टाइम्स को हमें एवरेज, अब इससे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम क्या निकालते हैं, अपनी कंपनी का एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, जिसको हम 365 को अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड आ जाएगा डेज में। तो क्रेडिटर टर्नओवर का जो फार्मूला होता है परचेज और डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर का मतलब है कि जो आपके लास्ट ईयर के क्रेडिटर हैं और करंट ईयर के क्रेडिटर हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आपके एवरेज क्रेडिटर्स आ जाते हैं। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का जो फार्मूला होता है वो 365 को डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमारी आ जाएगी, उसके बाद हमें 365 को क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रेडिट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए परचेज। तो परचेज आपको मिलेगी बैलेंस शीट के शेड्यूल में। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं किस शेड्यूल में हमारे परचेज है। तो हमें 2.9 जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो वहाँ से हमें परचेज मिल जाएगी। तो 2.9 में हाँ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास परचेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास परचेज है, तो 2.91 से हमने परचेज को ले लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो हम उसको करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर और उसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आ गया एवरेज क्रेडिटर्स। तो मैं परचेज को एवरेज क्रेडिटर्स से डिवाइड करूँगा तो मेरी यहाँ पे क्रेडिटर टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर टर्न रेशो आई है 11.87 टाइम्स। तो अब हम क्रेडिटर टर्न रेशो का यूज़ करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए, यानी कि हम अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 365 है और क्रेडिटर टर्न रेशो मेरे पास है 11.87। अब मैं इसको डेज में निकालता हूँ तो मैं अपने जो क्रेडिटर है उसको कितने टाइम के बाद पैसा दे रहा हूँ। तो मैं इससे साबित, तो मेरे जो डेज आए हैं वो 30.74 आए हैं, यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 31 आएगा कि मैं अपने क्रेडिटर्स को 31 डेज़ के बाद पेमेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की, डेटा टर्न रेशो का फार्मूला क्या होता है। उसके लिए चाहिए आपको सेल, और सेल को डिवाइड करेंगे हम एवरेज डेटर से, तो जिससे आपकी डेटा टर्न रेशो आ जाएगी। तो आपकी सेल, आपकी अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो आपकी जो सेल होती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी सेल ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली है और उसके बाद आपको चाहिए एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर के लिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट में आपको डेटर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के डेटर्स और करंट ईयर के डेटर्स दोनों आएंगे। आपको दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके यहाँ पे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करके 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे एवरेज डेटर आ गए हैं 3,93,068 रुपये इसके। तो अब मेरे को इसे डेटा टर्न है उसे निकालेंगे। अब मैं एवरेज सेल्स को डिवाइड करूँगा एवरेज डेटर से, तो मेरी यहाँ पे डेटा टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारी जो डेटा टर्न रेशो आई है वो 8.29 आई है। तो डेटा टर्न रेशो से हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है, हम जो उधार माल दे रहे हैं कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 365, यानी कि एक साल में जितने भी डे होते हैं उसको आपको उसको आपको डेटा टर्न रेशो से डिवाइड करना है। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन डेज आ जाएगी, मतलब आपको डेटा से कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको जैसे कैलकुलेट करता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो यहाँ पे 365 लिख देता हूँ। एवरेज डेटा टर्न रेशो मेरी 8.29 आई है। और ये हमेशा, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि जो डेटा टर्न रेशो है हमेशा आपकी टाइम्स में आएगी। ये हमेशा टाइम्स में आएगी कि आप कितने टाइम्स, मतलब ये एक तरह से आपका रिलेशन बता देते हैं आपकी जो सेल और डेटर्स के बारे में, क्या आपका रिलेशन है, कितने दिन कैसे उनकी पोल्स क्रेडिट डेटर्स को आपकी उसके बारे में आपकी पॉलिसीज हैं। तो ऐसे ही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने के लिए हमें चाहिए डेटा टर्न रेशो। डेटा टर्न रेशो हमने निकाल ली है। अब इसको हम 365 को डिवाइड करेंगे डेटा टर्न रेशो से 8.29 से। तो अब मैंने इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरी जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है डेज में आ गई है।
अब ये है मेरी रेशो डेज़ में आ गया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मेरी डेटा टर्नओवर रेशो को हम डेज़ में निकालेंगे तो 365 को हमारी जो रेशो टाइम्स में है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो दोस्तों आज के आपने वीडियो में देख लिया कि हम डेटा टर्न रेशो को बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर्स। सेल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी और जो एवरेज डेटर्स हैं आपको मिलेंगे करंट एसेट में। तो हमने दोनों को ले लिया एवरेज डेटर्स को और हमने सेल्स को डिवाइड किया एवरेज डेटर से, तो हमारी डेटा टर्न रेशो आ गई है 8.29। अब इसी से मेरे को कलेक्शन पीरियड निकालना है तो उसके लिए मैं 365 को डिवाइड करूँगा डेटा टर्न रेशो से। तो साल में कितने डेज होते हैं 365 और हम उसको 8.29 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो डेज़ आ गए हैं 44 डेज आ गए हैं, यानी कि हमें जो डेटा से पैसा आ रहा है 44 डेज में आ रहा है। सबसे पहले हम फार्मूला जो हमारा था डेट टू इक्विटी रेशो का वो था डेट डिवाइड बाय इक्विटी, यानी कि डेट तो आप इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपकी डेट टू इक्विटी रेशो आ जाएगी। अब इसमें डेट का क्या मतलब होता है, डेट का मतलब होता है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि इक्विटी के आपके अंदर इंक्लूड किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और आपका रिजर्व जो सरप्लस है उस सबको मिला के आपके रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स बन जाते हैं, यानी आपकी इक्विटी आ जाती है। तो अब बैलेंस शीट में आपके जो डेट है लॉन्ग टर्म लोन है आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। अब जब सबसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इस पर लिख देना है। उसके बाद आपको इक्विटी जो शेयर होल्डर फंड्स है वो आपको मिलेगा सबसे ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में। तो यहाँ पे आपके शेयर कैपिटल है 26,548, रिजर्व एंड सरप्लस हैं आपके 4,62,928, यानी टोटल है 4,89,476। तो हम यहाँ से इसको ले लेंगे। तो अब मेरे डेट है 8,35,310 और इक्विटी है मेरी 4,89,476। तो अब मैं डेट को डिवाइड कर दूंगा इक्विटी से, तो मेरी जो डेट टू इक्विटी रेशो आई है 1.71 टाइम्स आई है। अभी हमारे पास ये कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इस कंपनी की हमें A to Z अकाउंटिंग स्कूल की बैलेंस शीट है, तो इससे हमें इसकी डेट टू एसेट रेशो को कैलकुलेट करेंगे। डेट टू एसेट रेशो को जो फार्मूला होता है डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। डेट का मीनिंग होता है जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसमें डेट में शामिल किए जाते हैं, और टोटल एसेट में नॉन करंट और करंट दोनों एसेट को हम लेते हैं। नॉन करंट एसेट जो होते हैं हमारे नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, यानी डेप्रिसिएशन के बाद। तो इसलिए अब बैलेंस शीट में मेरे पास जो मेरे को डेट है वो कहाँ मिलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो मैं यहाँ से नॉन करंट लायबिलिटीज में जाता हूँ, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब टोटल एसेट मेरे को मिल जाएंगे यहाँ पे एसेट साइड में। ये मेरी नॉन करंट है और ये मेरी करंट एसेट है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। ये रेशो है जो हमेशा परसेंटेज में आएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको डेट को डिवाइड करना है टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से, तो मेरी रेशो आ गई 40.59%। अब इस रेशो से हमें ये पता लगता है कि हमारी कंपनी जो एसेट है वो 40.59% लोन से फंडिंग की हुई हमने, और जो बैलेंस है वो हमने अपनी खुद की कैपिटल से उसको परचेज किया हुआ है। तो अब मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको डेट टू एसेट रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। इसका जो फार्मूला है डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। डेट मिलेगा आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में और टोटल एसेट आपके आएंगे करंट और नॉन करंट। नॉन करंट है आपको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर आपको डेट को डिवाइड करना है टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई 100 से, तो आपकी रेशो हम परसेंटेज में आएगी, और डेट टू रेशो जो है हमेशा आपकी परसेंटेज में आती है। तो ये हमारे पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है। तो और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूले के बारे में। फिक्स एसेट रेशो का जो फार्मूला होता है, फिक्स एसेट रेशो का जो फार्मूला होता है उसमें आती है नेट फिक्स एसेट, यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आपकी जो नेट फिक्स एसेट आएंगी आपको यहाँ पे लेनी है, और उसको आपको डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म फंड से। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में आपके शामिल किया जाता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इसको यानी हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ये इसका दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो आपकी सेम ही चीज़ आएगी। इस रेशो से एक्चुअली हमें ये पता लगता है कि आपने जो कैपिटल्स बिजनेस के अंदर लगाई है, चाहे वो खुद की कैपिटल से चाहे लोन लेके, तो उसका कितना परसेंटेज आपने बिजनेस के अंदर लगाया है। तो अब मैं नेट फिक्स एसेट ले लेता हूँ यहाँ से बैलेंस शीट से। ये मेरी यहाँ पे नेट फिक्स एसेट है।
6,98,911। और मेरे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मेरे को चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इन दोनों तरह की शेयर कैपिटल को हमें इंक्लूड करना है, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हो। तो मेरे लॉन्ग टर्म फंड्स आ गए 13,24,787 रुपये के। और अब मैं इस रेशो को निकालता हूँ। ये हमेशा परसेंटेज में आएगी। नेट फिक्स एसेट को डिवाइड करूँगा मैं लॉन्ग टर्म फंड से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो मेरी रेशो आ गई है 52.76%। यानी कि इससे पता लग रहा है कि मैंने जो टोटल पैसा उसमें बिजनेस के अंदर लगाया उसका मैंने 52.76% ही फिक्स एसेट में लगाया है। और जो बैलेंस पैसा है यानी कि जो बचा हुआ पैसा है वो मैंने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशो को क्या फार्मूला होता है। प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। एक्चुअली हमें इस रेशो से पता लगता है कि जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है जो शेयर होल्डर्स ने वो किस रेशो में लगा रखा है, कितनी परसेंटेज में खुद का पैसा लगाया है। तो शेयर होल्डर फंड्स में हम इंक्लूड करते हैं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपको बैलेंस शीट में मिलेगा सबसे ऊपर ये आपके आगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरे जो शेयर होल्डर फंड्स आए हैं 4,89,476 रुपीज़। एंड मेरी टोटल एसेट है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। मेरे को यहाँ पे दोनों एसेट लेनी है। तो मेरी जो टोटल एसेट आई है 20,57,874 रुपये। और अब मैं क्या करूँगा, शेयर होल्डर फंड्स को डिवाइड करूँगा टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो मेरे को पता लग जाएगा कि प्रमोटर्स ने बिजनेस के अंदर कितना परसेंटेज पैसा लगाया हुआ है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। शेयर होल्डर फंड्स को डिवाइड करता हूँ टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। तो यहाँ पे जो मेरी रेशो आई है 23.79% आई है। यानी कि जो प्रमोटर्स ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है ओनली 23.79% आया है। अब मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो टोटल एसेट में आपकी नॉन करंट एसेट होंगे, जो फिक्स एसेट होंगे और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी, उसको डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड से। कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी का मतलब है जिसका अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो आपको उसको कुछ पैसा ना देने की जरूरत पड़े, कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट देने की जरूरत ना पड़े। फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स होते हैं जिसका आपको लॉस हो प्रॉफिट हो उस उनको आपसे कोई मतलब नहीं, उनका जो फिक्स रेट है जिस टाइम आपने उनसे पैसा लिया था उतना आपको उनको देना ही देना है, जो भी इंटरेस्ट है या डिविडेंड है। तो कॉमन स्टेक होल्डर में हम शामिल करते हैं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा जो भी हमारे फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में हमारे आ जाते हैं लोन्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी हमें कहाँ से मिलेगी, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल आएगी शेड्यूल नोट 2.1 में, क्योंकि शेयर कैपिटल इसमें प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, इसलिए हमें इसके नोट्स में जाना पड़ेगा, नोट्स 2.1 में। और यहाँ पे हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी है और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है और इसमें ऐड करना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपको मिलेगा नोट 2.3 में। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैंने दोनों को प्लस कर लिया है और मेरी जो आ गई है 4,76,724 रुपये मेरी कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी आ गया। अब मैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स की बात करता हूँ। तो फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में मेरे को लेने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहीं 2.1 से, जहाँ से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ली है वहीं पे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल जाएगी। और इसमें मैं ऐड करूँगा लोन्स, उसके लिए फिर मेरे को बैलेंस शीट में आना पड़ेगा नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। और यहाँ पे मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स है तो उसको मैंने प्लस कर लिया है। तो मेरे आ गए 8,48,062 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को कॉमन स्टेक होल्डर को डिवाइड करूँगा मैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड से और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में रेशो मेरे को निकालना है। तो मेरी जो रेशो आ गई है वो 56.21% आई गई है। यानी कि जो भी आपके फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स है, जो लोन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में वो 56.2% लगाया और जो बैलेंस है आपने कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी से उसको कलेक्ट किया है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आपको उससे उस कंपनी की वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की।
वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट सेल, और उसको हम डिवाइड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल से। अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट मेंस करंट लायबिलिटीज। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेट सेल की, नेट सेल का मतलब है हमने जो टोटल सेल किया उसमें जो रिटर्न आ गई है उसको माइनस करके हमारी नेट सेल आ जाती है। तो आपको जो नेट सेल मिलेगी आपको मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपकी नेट सेल होती है। मतलब मेंस सेल रिटर्न यहाँ पे आपकी मेंस हो जाती है, तो आपको ये सेल यहाँ पे मिल गई है। सेल्स मैंने लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल की। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को मेंस करना पड़ेगा। करंट एसेट ये हमारी सबसे नीचे होती है बैलेंस शीट में, एज पर शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट आप देखोगे, और करंट लायबिलिटीज आपको मिलेंगी फिक्स एसेट के ऊपर। तो यहाँ से मैंने करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को मेंस कर दिया है। तो मेरी जो नेट वर्किंग कैपिटल आई है वो 5,26,514 आई है, और जो मेरी नेट सेल 32,59,632 आई है। अब मैं क्या करूँगा, नेट सेल को नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी वो 6.19 आएगी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है, नेट सेल डिवाइड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल से। तो नेट सेल आपको मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट वर्किंग कैपिटल आपको निकालने होगा करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके, और फिर नेट सेल को आप डिवाइड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल से, तो आपकी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आ जाएगी। कि आप एक बैलेंस शीट से इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसे हम एक उस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा ईबिट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ईबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ईबिट को हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी। तो ईबिट मेरे को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीबीटी में अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा ईबिट आ जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल 2.22 में। तो यहाँ से हमें मिल गए ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 11,281। अब मैं ईबिट को इससे डिवाइड कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। तो जो मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गई वो 19.51 आ गई है, जो कि बहुत अच्छी रेशो मानी जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर आपकी 1.5 से ऊपर है तो आपकी रेशो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आरओआई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ऐसे बोल सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो भी आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आपको क्या रिटर्न्स मिल रहा है, कितना आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो। अब बात करते हैं हम आरओआई रेशो के फार्मूले की। तो आरओआई रेशो का जो फार्मूला होता है पैट डिवाइड बाय टोटल एसेट, या ऐसे बोल सकते हैं पैट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो पैट जो हमें मिल जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये मैंने यहाँ पे पैट ले लिया है, और उसके बाद टोटल एसेट मेरे को मिल जाएंगी बैलेंस शीट से। अब मैं इसको पैट को डिवाइड करूँगा टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो इसकी जो आरओआई है 0.41% आई है। आरओसी की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो को आप एक बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले की। आरओसी रेशो का जो फार्मूला होता है ईबिट, उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि ईबिट की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके आती है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम ईबिट कैलकुलेट करते हैं। ईबिट के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पे हमारे पास पीबीटी आएगा। तो पीबीटी में हम जब फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो आपकी ईबिट वहाँ पे निकल के आ जाती है। तो मेरी जो ईबिट आ गई है 2,20,136 रुपये आ गए। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम करेंगे टोटल एसेट माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, तो ये आ गई मेरी 14,25,926। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो।
अब शेयर होल्डर फंड्स में नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो भी आपकी ये फिगर्स सेम आएगी। तो हमारी फिगर्स 14,25,926 आ रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 14,25,926। अब ये रेशो हमारी परसेंटेज में आएगी, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो मैं ईबिट को डिवाइड करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई करता हूँ 100। अब जो मेरी रेशो आ गई वो 15.44% आ गई है। कि आप एक बैलेंस शीट से ईपीएस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आपको उस कंपनी की ईपीएस निकालने हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले की कि ईपीएस का क्या फार्मूला होता है। ईपीएस का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड, यानी प्रेफर्ड डिविडेंड, उसको हम डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से। तो जो हमारा इस पैट आफ्टर डिविडेंड है, तो हमारा जो पैट है वो हमें मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ से हमें पैट हमने ले लिया है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा इस बैलेंस शीट पे नहीं है। अगर कोई हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद हमारे वेटेड नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कैसे कैलकुलेट होगी वो मैंने यहाँ पे नीचे आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास ओपनिंग जो शेयर थे आपके 1,06,564 थे, जो 150 दिन तक रहे आपके। 150 दिन के बाद आपने क्या किया, कुछ शेयर्स को रिडीम कर दिया, जो आपके शेयर रह गए 13,796। तो 265 दिन आपके शेयर रहे 13,796। तो हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेज से ओपनिंग शेयर्स को, और उसके बाद जो भी हमारी फिगर्स आएगी टोटल करके उसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे जो वेटेज नंबर्स ऑफ शेयर आएंगे वो 51,920 आ जाएंगे। तो अब मैं इस फिगर को यहाँ से ले लेता हूँ 51,920। तो अब जो मेरी ईपीएस आई है, अब मैं प्रॉफिट को डिवाइड करता हूँ इससे वेटेज नंबर ऑफ शेयर से। तो जो मेरी अर्निंग पर शेयर आई वो 16 पैसे पर शेयर आई है। कि आप एक कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसकी बैलेंस शीट से। अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है और उसकी उस बैलेंस शीट से आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालोगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं कि बुक वैल्यू जो हम निकालते हैं किसी भी कंपनी के शेयर की, तो उसका क्या फार्मूला होता है। उसका फार्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जो भी आपके टोटल शेयर होल्डर फंड्स आएंगे उसमें से आपको माइनस कर देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो फंड्स हैं, उसको आपको माइनस कर देना है। तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आएंगे, यानी कि उसमें आगे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा उसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी कि जो आपके नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं जैसे मैंने बताया, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको यहाँ पे नहीं लेने, सिर्फ नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर लेने हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो आपकी क्या है, उस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू आ जाएगी, पर शेयर की बुक वैल्यू क्या है। चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हैं जो आपको मिलेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल शेयर कैपिटल आपके यहाँ पे आ रखे हैं और रिजर्व एंड सरप्लस आ रखे हैं, जो कि 4,89,476 रुपीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसमें इंक्लूड है, तो हमें इसके नोट्स में जाना पड़ेगा 2.1 और 2.2 में। वहाँ से हमें क्या करना है, वहाँ से हमें इसकी जो इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल है वो यहाँ पे ले लेंगे। इक्विटी कैपिटल जो हमारी है 13,796 रुपये, और उसके अलावा फिर बैलेंस शीट में हम आ जाएंगे, यहाँ से हम ले लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा जो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स आ गए हैं वो 4,76,724 आ गए हैं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हमें मिलेंगे नोट 2.1 में। तो हमारे जो नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो 13,796 13,796 हमारे टोटल नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे शेयर की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे जो इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू आई है वो 34.56 पर शेयर आई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कैश प्रॉफिट के बारे में। कैश प्रॉफिट क्या होता है और इसको हम एक बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं।
दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट लेके लोन लेने के लिए, या आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का कैश प्रॉफिट कितना है। तो आप शायद जब भी आप देखते हो कि बैलेंस शीट में तो कैश प्रॉफिट कहीं लिखा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैश प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम प्रॉफिट बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें देखा जाएगा कि हम जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वहाँ पे हमें दो तरह के प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी, और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट। बट इस पे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमारा कैश प्रॉफिट कहीं नहीं लिखा हुआ। तो कैश प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो भी खर्चे होते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम जिस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हम कंपनी से कैश पेड करते हैं या बैंक से पेमेंट उसकी करते हैं, उन खर्चों के अगेंस्ट जिससे हमने खर्चा किया है, जैसे किसी से कोई सर्विस ली है या फिर किसी से परचेज किया है, तो उसके अगेंस्ट हमें अपनी कंपनी से कुछ ना कुछ उसको पेमेंट करनी होती है। दूसरा खर्चा ऐसा होता है कि उसके अगेंस्ट हमें ना तो कोई कैश में पेमेंट करनी है और ना ही, क्योंकि ना तो हमने कोई सर्विस ली होती है और ना ही हमने किसी तरह की उससे परचेज की होती है। तो वो खर्चा होता है डेप्रीशिएशन। क्योंकि डेप्रीशिएशन से क्या होता है कि उससे हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है, बट उसके अगेंस्ट हमें किसी को पेड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वन टाइम हम पेड कर चुके होते हैं जिस टाइम हमने उसको कैपिटलाइज किया था। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें हम डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा कैश प्रॉफिट आ जाता है। तो यानी कि जो मेरा फार्मूला है कैश प्रॉफिट का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन उसमें ऐड करेंगे तो हमारा कैश प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे पीबीटी क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो मेरे को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा 1,52,993 रुपये। और इसमें मेरा डेप्रीशिएशन कितना है, और डेप्रीशिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेप्रीशिएशन है मेरा 71,367 रुपये। तो अगर मैं अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मैं टोटल कर देता हूँ। तो मेरा कैश प्रॉफिट आ जाता है। अब मेरा कैश प्रॉफिट आ गया 2,24,360। यानी कि कैश प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पीबीटी में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा तो हमारा कैश प्रॉफिट आ जाता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईबिटा के बारे में। ईबिटा क्या होता है और उसको हम, अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उससे आप उस कंपनी का ईबिटा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ईबिटा होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। जो ईबिटा की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी कि जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसमें आपको ऐड कर देना है आपका इंटरेस्ट, उसमें टैक्स जो आपने पेड किए हैं, और डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन आपको पता है टेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है, और अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, जो आप उसको डेप्रीशिएट करते हो, उसकी वैल्यू को कम करते हो। तो जब आप अपनी प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को ऐड कर देते हो तो आपका ईबिटा आ जाता है। तो जब हम किसी भी बैलेंस शीट को उठाते हैं तो वहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेंगे पीबीटी, क्योंकि पीबीटी में टैक्स मेंशन नहीं किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी टैक्स ऐड है। तो हम पीबीटी यहाँ पे लिख देते हैं। तो पीबीटी हमारा 1,52,993 रुपये है। फिर इसमें हमें करना है इंटरेस्ट, यानी कि हमें फाइनेंस कॉस्ट को इसमें ऐड करना है। फाइनेंस कॉस्ट हमें मिल जाएगी यहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर ही। तो ये हमारे को फाइनेंस कॉस्ट है 67,143 रुपये। फिर उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है अपना डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन ये हमारा है यहाँ पे 71,367 रुपये। अब हम इसको टोटल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ईबिटा आ जाएगा। तो हमारा ईबिटा आ गया 2,91,503 रुपये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSCR रेशो का क्या फार्मूला होता है।
DSCR रेशो का फार्मूला होता है पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन, यानी कि जो भी आपने लोन्स की रिपेमेंट की है प्रिंसिपल्स की और प्लस इंटरेस्ट, उससे हम डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो उससे क्या आ जाता है, हमारी DSCR रेशो आ जाती है। अब जो हमारी फिगर्स हैं पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये हमें चाहिए होंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सबसे पहले हम पैट की फिगर उठाते हैं। हमारी पैट की फिगर्स आ गई हैं 8,883 रुपये, बट इसमें ऐड ए डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स को हम इसमें ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन के बाद हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मिलेगा हमें फाइनेंस कॉस्ट के शेड्यूल में, जो है हमारा 2.22। तो हम 2.22 में जाके इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को यहाँ से ऐड कर लेते हैं, जो हमारा 11,281। तो हमारे एक तरह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए हैं 1,93,078 रुपीज़ आ गए हैं। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फाइनेंस कॉस्ट से। तो फाइनेंस कॉस्ट के हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल 2.22 में, और शेड्यूल 2.22 में हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ से फाइनेंस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मिल जाएगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन्स, जो भी हमने यानी प्रिंसिपल के ऊपर जो भी हमने प्रिंसिपल पेड किया टर्म लोन्स का, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। वो हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने नए लोन लिए ड्यूरिंग डाई उसको हमें इसको लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसके शेड्यूल में जाते हैं 2.3 में हम जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 7 लाख का लोन यहाँ पे एडिशन लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लास्ट ईयर में से माइनस करेंगे करेंट एज का, और इसमें हम प्लस कर देंगे 7 लाख जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया है। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन की जो हमारी रीपेमेंट्स आ गया वो 1,06,735 रुपये आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमने लोन्स के ऊपर पेमेंट्स किए हैं। तो हमारे जो आ गया DSCR रेशो आ गया 1.81 आ गया। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।